हेलो गाइस, क्या हाल चाल है तुम लोग के। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम, क्योंकि देखो जेई मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए भी और बाकी 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक से लेके फिर अपना एडवांस लेवल तक इसको खत्म करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी ट्रिक से लगती है, हमको कैसे पता चलता है कि यही प्रॉपर्टी हमको इसमें यूज करना है ना, ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना इसको, और कॉपी में नोट्स अच्छे से बनाना, जहाँ पे स्टार लगा के चीजें हम लिखे वहां पे स्टार बना के लिखना। बाकी जैसे भी चीज फॉर्मूला होगा हम तुमको बता देंगे क्या मतलब। ठीक है, तो पहला तो हेडिंग ही में डाल दे रहे हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, इंटीग्रेशन। जो तुमने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, वैसा ही कुछ ये भी है डेफिनेट इंटीग्रेशन। बस डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है, जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या था, एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती थी, उसमें भी एक फंक्शन आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब होगा ये इंटीग्रेशन जैसा ही, मान लो ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स, और सामने की तरफ मान ले रहे हैं यहाँ पे आ गया इसका आंसर, जो ये इंटीग्रेशन का आंसर आ गया कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ऐसा आ गया। ये तुमने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में ये आएगा, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कब बनता है, जब इसमें लिमिट आ जाती है। मान लो ये ए से बी बोल दिया जाए, ठीक है, तो अब ये बन गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर अब ऐसा कुछ नहीं आएगा ना, कुछ अलग से आएगा। यानी इन दोनों में बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो अब जो फंक्शन का आंसर आएगा, अगर इसको हम लिखते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो कांस्टेंट आएगा कुछ। अब क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे लिमिट पता चल गया है। और इंटीग्रेशन में तुमने ये पढ़ा होगा कि ऐसा इंटीग्रेशन है, ऐसा होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये हम सीख ले रहे हैं पहले। ये तो हम समझ गए कि इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या फर्क है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है और ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, दोनों में फर्क ये देख ले रहे हैं। अगर तुमको कभी ऐसा मिले ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो हम इसका मतलब समझ ले रहे हैं। ये होता है एरिया। ठीक है, इसका मतलब होता है एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय, माइक बहुत परेशान किया हमको। एरिया बाउंडेड बाय, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एफ एक्स। ठीक है, एंड ये x बराबर एंड लाइंस। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं लाइंस, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी एंड x एक्सिस। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे एरिया नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे साइंड एरिया। ठीक है, साइंड एरिया मतलब क्या होता है, विद साइन हमें रखना पड़ता है। ठीक, वो अभी तुमको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या है, साइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व एफ एक्स एंड लाइंस एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी एंड एक्स एक्सिस। यानी ये जो है ना, ये है तुम्हारा कर्व, और ये क्या है, लाइन एक्स बराबर ए, और ये लाइन क्या है, एक्स बराबर बी। और यहाँ पे dx लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये x एक्सिस के बाउंड हो रहा है। अगर यहाँ पे dy होता तो y एक्सिस के अबाउट हम एरिया देखते। और कौन सा एरिया देखना है आपको, साइंड एरिया। साइंड एरिया मतलब होता है कि इसको विद साइन रखना है, अदरवाइज ऐसे तो एरिया तुम्हारा क्या आएगा आंसर में, ये सर्कल का एरिया है तो एरिया तो कांस्टेंट ही आएगा जो भी प्लस के साथ। बट यहाँ पे ना एरिया साइन के साथ रखा जाता है। अब कैसे हमको पता चलेगा कौन सा एरिया प्लस में रखना है, कौन सा एरिया माइनस में, पहले तो ये चीजें समझ में आ गई। ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक रूल, कि क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एफ एक्स एंड द लाइंस एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है, और ये है वो फंक्शन जो एरिया बाउंड कर रहा है। और अगर इसका हम थोड़ा सा ग्राफ से तुमको समझाएं, ग्राफ क्या मतलब, थोड़ा सा इसका फोटो बनाए।
ऐसे करके मान लो बना देंगे। ये है तुम्हारा कर्व एफ एक्स, ठीक है। और एक लाइन हम मान ले रहे हैं यहाँ पे है x इज इक्वल टू ए, और एक लाइन मान ले रहे हैं यहाँ पे है x इज इक्वल टू बी। अब लाइन देखो x बराबर a x बराबर b है तो वर्टिकल लाइंस होगी। अब देखो ये कर्व जो था वो एफ एक्स है, ये एफ एक्स है। लाइन क्या है x बराबर a x बराबर b, यानी ये और x एक्सिस यहाँ पे क्या है x एक्सिस। तो इनके द्वारा जो एरिया बाउंड होगा ना वो इसकी बात कर रहा है। एक तो ये एरिया बताना है, एक ये वाला एरिया बताना है, और तीसरा ये वाला एरिया। इन तीनों एरिया को तुम्हें क्या करना है, फाइनल जोड़ देना है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मान ले रहे हैं इस एरिया का नाम क्या है A1, ये वाला जो एरिया है इसका नाम है A1, ये वाला जो एरिया है इसका नाम है A2, ये वाला जो एरिया है इसका नाम है A3, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये लिखा हुआ है A से B एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक, ये है इसका मतलब। अब ये हमने ग्राफ से तुमको समझाया, ये कहाँ पे, ये ठीक है, ये और ये। अब ध्यान से देखो, ये है एरिया A1, ठीक है, और ये है एरिया A2 और ये है एरिया A3। यहाँ पे हम अब तुमको ये समझाने जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, साइंड एरिया, ठीक है। तो साइंड एरिया क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है पोर्शन उसको हम प्लस के साथ ऐड करते हैं, और जो एक्स एक्सिस के नीचे होता है उसको हम माइनस के साथ ऐड करते हैं, तो वही होता है साइंड एरिया। यानी इसका टोटल एरिया जो दिख रहा है एक्चुअली इतना नहीं आएगा, इन दोनों में से ये इतना एरिया माइनस होगा, और फिर जो थोड़ा बहुत बचेगा वो आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर होगा बिलो एक्स एक्सिस, टेक पॉजिटिव, और दूसरा नहीं नेगेटिव, है ना। और जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला होगा उसको कैसे तुम लिखोगे, प्लस के साथ, ठीक। चाहो तो एक छोटा सा ऐसे फोटो बना लो, मान लो तुमको ऐसे करके ये सब निकालना था, और एक लाइन था x बराबर a और एक लाइन था x बराबर b, ठीक है, एक लाइन था x बराबर a और एक लाइन था x बराबर b, और ये तुम्हें एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी टोटल जो एरिया है वो एक तो ये आएगा पूरा, उसके बाद फिर ये वाला एरिया आएगा, फिर ये वाला एरिया आएगा, फिर ये वाला एरिया आएगा, और फिर ये वाला एरिया आएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो एरिया आएगा ना इसको हम लिखेंगे प्लस के साथ, ये एरिया को जब जोड़ेंगे तो माइनस के साथ, इस एरिया को लिखेंगे तो हम प्लस के साथ, इस एरिया को लिखेंगे हम माइनस के साथ, और इस एरिया को लिखेंगे हम प्लस के साथ, ठीक है। यानी अगर इसको A1 A2 A3 A4 A5 माने तो कुछ ऐसा लिखा होगा A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5, ये ऐसा आंसर आएगा, ठीक है, प्लस और माइनस। अब ये तुम्हें वहां पे देखना नहीं है बार बार क्वेश्चंस में, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें बार बार ग्राफ बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ये सिर्फ हम तुमको समझा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि ये चैप्टर जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया बाउंडेड बाय कर्व में सिर्फ यही फर्क है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो साइंड एरिया होता है, और एरिया बाउंडेड बाय कर्व जो एक चैप्टर हम पढ़ेंगे एओडी जिसको बोलते हैं, वो साइंड एरिया नहीं होता, वो एरिया बाउंडेड बाय कर्व होता है। उसमें क्या करेंगे, जो माइनस वाला होगा ना उसको भी हम प्लस बना के ऐड करेंगे तो हमको वो टोटल एरिया मिलेगा। अगर इसे में एरिया बाउंडेड बाय कर्व पूछता ना तो हम ये भी ऐड करते, उसके साथ ये ऐड करते, उसके साथ ये ऐड कर सकते। मान ले रहे, थोड़ा एग्जांपल समझाते हैं तुमको। मान लो इसका एरिया 4 आ रहा है, ठीक है, इसका एरिया 3 आ रहा है, और इसका एरिया 2 आ रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है ना तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4, इस ये नीचे है तो इसको माइनस के साथ देखो 3 और प्लस 2, इसका आंसर कितना आएगा 4 2 6 माइनस 3 3 आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व एफ एक्स एंड द लाइंस एक्स बराबर है एक्स बराबर बी एंड एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर आता 4 प्लस 3 प्लस 2, कितना आ जाता 4 2 6 और 3 9, तब ये आंसर आता, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये हम अभी तो नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हमको ये चीज देखना पड़ेगा
कि जो नीचे होगा ना उसको भी ऊपर हम करेंगे इस स्टाइल से कैसे भी करके, ताकि वो ऐड हो। बट साइंड एरिया होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उसमें हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, जैसा आंसर आएगा वही सही होगा। ठीक है, तो ये बेसिक एक तरीका था डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब समझने का कि होता क्या है। ठीक है, इसको हटाते हैं, ध्यान से लिख लेना इसको सारी चीजें। अब देखो, क्योंकि अब इसमें कुछ बातें हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। पहला बात ये है कि अगर a से b एफ एक्स डी एक्स पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें तो इसको सॉल्व करना है, अगर तुम्हें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको तुम्हें सॉल्व करना है, तो पहला तो ये है, ये बात ध्यान रखना कि जो एफ एक्स है ना वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए से बी में। ठीक है, एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए से बी में, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए से बी में। समझ गए, चलो। अब पहला जो हमारा क्या था, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए से बी में, यानी ये जो इंटरवल है ए से बी, इसको ए से बी ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ना ए होता है और ना ही बी होता है, ठीक है, तो ए से बी ऐसे लिखेंगे, यानी ये जो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होती है ना, ये ए से थोड़ा ज्यादा होती है और बी से थोड़ा कम होती है, भी ध्यान रखना। जो लिमिट यूज होता है वहां पे एक्स की वैल्यू जो ए है ना, ए नहीं होता, ए से थोड़ा ज्यादा होता है, और जो बी होता है ना, बी से थोड़ा कम होता है। तो इसको अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो पहला तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा ए से बी में, यानी जो एफ एक्स है ये ए से बी में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब अगर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है तो तुम इसको वहां पे ब्रेक कर दो जहां तक ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर मान लो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बन सकता है इसका, एक मिनट थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते नहीं, ज्यादा हो जाएगा। अभी तुम बस इतना समझो कि अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो इसको तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा, वहां तक सॉल्व करो जहां तक क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। मान लो क्वेश्चन एफ एक्स ऐसे बना हुआ था यहाँ, उसके बाद ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया और फिर ऐसे चला गया, और तुमको दिया गया कि भैया ए से बी तुम क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो, और ये पूरा फंक्शन एफ एक्स बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है दिख रहा है, उसको हमने बोल दिया है सी। तुमसे यही पूछा जाएगा कि तुम इसको ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसको क्या करो, कैलकुलेट करो, क्योंकि तुमको पता चल गया कि भैया एफ एक्स ए से बी के बीच में तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच में एक ऐसा पॉइंट है सी जहां पे एफ एक्स क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो तुम्हें इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना, फिर तुम्हें इसको ऐसे सॉल्व करना पहले से लेके जहां तक कॉन्टिन्यूअस है, यानी ए से सी एफ एक्स डी एक्स सॉल्व करो, इसको अलग, प्लस सी से जहां तक नेक्स्ट बचा है बी एफ एक्स डी एक्स, इसको अलग सॉल्व करो। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ए से सी में एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि यही है पूरा कॉन्टिन्यूअस है, और सी से बी में भी एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि हमने सिर्फ यही वाला लिया है, तो ये भी कैंसिल है। ठीक है, पहला रूल तो यही है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कि भैया जो एफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए उस गिवन इंटरवल में। अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो उसको हम ब्रेक कर देंगे। वैसे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल होता है, बुक में लिखा रहता है, लेकिन ये रूल इसीलिए है क्योंकि इसको कॉन्टिन्यूटी बनाते हैं, बाकी मॉड ब्रेक करते हैं वो सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला नियम है, ये पहला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब देखो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो x होता है ना, x बराबर a लिखा जाता है और x बराबर b, तो ये a से थोड़ा ज्यादा होता है और b से थोड़ा कम होता है यहाँ fx के लिए। ठीक, fx के लिए जब तुम सोचोगे तो यहाँ पे तुम्हें ऐसा फील करना है कि a नहीं है, a से थोड़ा ज्यादा है, और यहाँ पे b नहीं है, b से थोड़ा कम है। ठीक है, यानी ओपन इंटरवल होता है। चलो इसको हटाते हैं। दूसरा बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, इफ
a to b fx dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए से, और fx क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, fx इज कॉन्टिन्यूअस इन a to b, ये भी दिया गया है, ठीक है। और अगर ये क्या है, fx 0 है, तो इससे इस स्टेटमेंट को, इस आंसर के हिसाब से एक स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि जो fx होगा, fx must have at least one real roots, ठीक है। fx के पास कम से कम एक रियल रूट्स जरूर होगा। अगर ऐसा है तो वो क्यों है, हम समझा देते तुमको। देखो, ये जो चीज है ना, ये साइंड एरिया होता है। साइंड एरिया मतलब जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसको तुम्हें क्या लेना है, माइनस के साथ, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको तुम्हें कैसे लेना है, प्लस के साथ। अब fx कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर फाइनल आंसर तुमको 0 लाना है, और ये दोनों बराबर तो होंगे नहीं कि a से a कर रहे हो तो आंसर 0 आ जाएगा। देखो, एक तरीके से और आंसर 0 इसको आ सकता है, कैसे, fx dx बराबर 0 तब हो सकता है जब लिमिट बराबर हो जाए, a से a कर दो, b से b कर दो, तो एक पॉइंट आएगा ना, तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो या तो ऐसा हो तब 0 हो सकता है, या फिर कुछ पोर्शन प्लस में हो और कुछ पोर्शन माइनस में हो तब हो सकता है। दो ही केस हो सकते हैं, कुछ पोर्शन प्लस में हो कुछ माइनस में हो, तो जब जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। या फिर एक तरीका ये हो सकता है 0 आने का, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे a नॉट इक्वल टू b है, पता है, ठीक। अगर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर होता है तो क्या होता है, आंसर 0 आता है। इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो इससे हमको ये पता चला कि कुछ पोर्शन ऊपर होगा और कुछ नीचे होगा। अब कुछ नीचे होने का मतलब कि इस एक्सिस को कम से कम एक बार तो कट करेगा ना नीचे जाने के लिए। मान लो यहाँ से यहाँ तक तुम्हें एरिया निकालना था, तो देखो कम से कम एक रूट तो जरूर आएगा। अब मान लो इसको तुम यहाँ कर दिए तो अब 2 रूट्स आ गए, इसको तुम और पीछे कर दिए तो फिर अभी भी 2 रूट्स है, थोड़ी देर बाद यहाँ करोगे तो कितने रूट्स आ जाएंगे, 3 रूट्स आ जाएंगे। लेकिन कम से कम एक रूट जरूर होगा, क्योंकि प्लस है और नीचे माइनस भी कवर करना है, तो एक बार जरूर कट करेगा ऐसा, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया गया है तो fx के पास, यानी इसके पास कम से कम एक रियल रूट्स जरूर होगा, ये भी ध्यान रखना तुमको, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, ये एकदम बेसिक है लेक्चर्स, मतलब अभी हमने कुछ डेफिनेटली स्टार्ट नहीं किया है, बस अभी हम तुमको वो बता रहे हैं जो जरूरी है, ये आना चाहिए तुमको, ठीक है, क्योंकि एडवांस में ये इसी से क्वेश्चन फंस जाता है। दूसरा बात, अगर मान लो एक फंक्शन है a से b fx dx, ठीक है, और उसके साथ एक चीज ये ऐड है f ऑफ a, और इधर f ऑफ b, और इधर उसका इनवर्स लिखा है इनटू dx, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। fx dx है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका इनवर्स, इनवर्स तुमने फंक्शन में पढ़ा होगा, और यहाँ पे जो चीज है वो ये b है, यहाँ पे f ऑफ b है, ये a है, यहाँ पे f ऑफ a, ऐसा लिखा हुआ है। तो इन दोनों का सम पूछा जाता है, ये हरदम अभी 1 साल 1.5 साल पहले आया था जे एडवांस में, उसके पहले आया था जे एडवांस में, ठीक है। तो कई बार इसके क्वेश्चंस आते हैं जो तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है। बाकी तो तरीके से भी हो जाएगा, जरूरी नहीं कि तुम्हें इसी मेथड से करना, लेकिन उससे बहुत लेंदी हो जाएगा, कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगा। ये तुम्हें याद रहेगा तो इससे बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लो, एफ एक्स है, इधर क्या है, उसका इनवर्स है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ पे एफ ऑफ बी है और यहाँ पे एफ ऑफ ए है। एक मिनट, ठीक है, चलो यार इनको स्टार बना के लिख लेना, ठीक है। इसमें ज्यादा हम प्रूफ वगैरह नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। एकदम तुम्हें ऐसा ही फ्रेम दिखेगा, हो सकता है अभी हम एक दो एग्जांपल भी कराएं अगर हमको मिल जाएगा तो, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हें डायरेक्ट कैसे याद रखना है, जो ऊपर वाले लिमिट है उनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा, b इंटू एफ ऑफ बी माइनस नीचे वाले a इंटू एफ ऑफ ए, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। b इंटू एफ ऑफ बी माइनस a इंटू एफ ऑफ ए, ठीक है। एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मान लो हमको मिला 1 से 2 e की पावर x dx प्लस, अब f ऑफ 2 मतलब e की पावर 2 इधर, और f ऑफ 1 मतलब e की पावर 1 इधर, और e की पावर x का इनवर्स सबको पता है ln x होता है,
ln x dx, ये पूछ लिया गया तुमसे, ठीक है। अब e की पावर 1 को तुम खाली e भी लिख दो, इसको हटा दे रहे, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लिख देंगे, कितना आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2 माइनस 1 इंटू ई मतलब e, यही आंसर है इसका। और तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ये फाइनल आंसर है। एडवांस में भी एक क्वेश्चन आया था, वो तुम लोग कोशिश करना, 2022 में है शायद, एक क्वेश्चन आया था इंटीजर टाइप का, वो एकदम इसी पे बेस्ड है। मतलब तुमको सेकंड में कोई आंसर आ जाएगा, सेकंडों में आंसर आएगा अगर तुम इसको याद रखोगे तो। चलो इसको हटाते हैं। ठीक है, ये था एकदम बेसिक। इसमें अभी हमने कुछ तुमको ऐसा नहीं बताया है कि अरे भैया ये तुम्हें, तुम्हारे लिए अभी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया ना, ये एकदम बेसिक है, ये तुम्हें आना चाहिए। ये तुम्हें कहीं बुक बुक में स्टार्टिंग में मिलेगा ही नहीं, ठीक है। बट ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, वो जब तुम जेई मेंस एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तुमको पता चलेगा कि हाँ हम सही कह रहे थे, ठीक है। अब हम जो एरिया निकालने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि 12th बोर्ड में था पहले, अब नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल से उतना मतलब नहीं हमको, बस तुमको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज क्यों करते हैं। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो तुमको ऐसे एक क्वेश्चन मिल गया कि भैया हमको एक काम करो, x बराबर a से लेके x बराबर b तक का एरिया बता दो, और ये fx है और ये x एक्सिस है, ठीक है। यानी तुमसे पूछा गया है a से b fx dx, ये चीज पूछी गई, a से b fx dx, यानी ये वाला एरिया पूछा गया है, ये यहां से यहां तक। अब ध्यान से देखो, जो सिंपल सा एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना बेटा, हम सिर्फ उसका कैलकुलेट कर सकते हैं जो सिमेट्रिक होते हैं कर्व, जैसे सर्कल हो गया कैलकुलेट कर सकते हो, रेक्टेंगल हो गया कैलकुलेट कर सकते हो, स्क्वायर हो गया कैलकुलेट कर सकते हो। इन सब का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक हाइट होता है, एक विड्थ होता है और एक लेंथ होता है, ठीक। इस उसके बेस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्या है, हाइट देखो चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ और हाइट है, यहाँ पे कुछ और है, फिर यहाँ पे कुछ और है, फिर यहाँ पे कुछ और है, फिर यहाँ पे कुछ और, मतलब कोई भी सिमेट्रिक नहीं है। तो तुम कौन सा हाइट यूज करोगे ये तुमको नहीं पता होगा, ठीक है। तो हम करते क्या है फिर, ये एरिया डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करते, हम क्या करते हैं छोटे छोटे इसमें रेक्टेंगल कट कर लेते हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे रेक्टेंगल मतलब मान लो हमने एक रेक्टेंगल ये कट कर लिया इतना लेंथ का, ये ठीक है। एक रेक्टेंगल हमने ये कट कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब दूसरा रेक्टेंगल हम मान ले रहे हैं ऐसे कट कर दिए, ये वाला। तीसरा रेक्टेंगल हमने ये कट कर दिया, फिर हमने एक रेक्टेंगल ये कट कर दिया, ये छोटे छोटे रेक्टेंगल हमने कट कर दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इन सब रेक्टेंगल को, अच्छा इनका जो ये विड्थ है ना वो h है, h मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी है। अब h मतलब तुम इसको बोल सकते हो कि h टेंडिंग टू जीरो, लिमिट में तुमने पढ़ा होगा पॉजिटिव है लेकिन बहुत छोटा है जीरो, इसको हमने मान लिया h। अब इस रेक्टेंगल का जो हाइट होगा ना, यहाँ पे ध्यान से देखो ये, तो अगर ये x बराबर a है, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, f ऑफ a आएगी, ठीक है। अब ये एक हाइट हमने यहाँ पे एक h ले लिया है, तो अब ये नया वाला हाइट कितना आएगा, f ऑफ a प्लस h आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो a था, h आगे बढ़ गए, तो अब यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी a प्लस h, फिर h आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी a प्लस 2h, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू जब x के जगह पे तुम x की वैल्यू ये रखोगे तो हाइट आएगा, मतलब y की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से ये हाइट मिल जाएगा। तो अगर हम इस हाइट की बात करें तो ये हाइट आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ कितना a प्लस 2h, तो ऐसे ये हाइट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ये हम तुमको समझा दिए कि ये हाइट वाला चक्कर क्या है। अब देखो, जैसे मान लो ये था एक फंक्शन जिसमें हमें एरिया निकालना है x बराबर a से x बराबर b तक का, ये एरिया तुमको कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखना बच्चा,
तो हमने क्या किया, फिर से वही काम करेंगे, h हाइट आगे बढ़ के, यानी h यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे फिर h आगे बढ़े, यानी एक ही रेक्टेंगल मिला, फिर h आगे बढ़े, एक ही रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल बन रहा है। अभी भी ये रेक्टेंगल सही से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या किया, हमने इसको ऐसे कर दिया, ये रेक्टेंगल मानेंगे अब, एक ये रेक्टेंगल, ठीक। फिर दूसरा ये रेक्टेंगल, तीसरा ये रेक्टेंगल। अब देखो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, ये कितना था, यहाँ पे x की वैल्यू a थी, तो ये जो हाइट आएगा यहाँ से, ये कितना आएगा, इरिटेट कर दिया यार माइक, ये कितना आएगा, ये आएगा f ऑफ a, है ना, ये कितना आएगा f ऑफ a, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू a है। अगर हम इस हाइट की बात करें, ये वाले हाइट की बात करें, तो यहाँ से कितना आएगा हाइट, ये f ऑफ a प्लस h आ जाएगा, और इस हाइट की बात करें तो f ऑफ a प्लस 2h आ जाएगा। तो अगर हम इस एरिया, इसको रखें ना, इसका एरिया लिखें, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ ये वाला, विड्थ और ये हाइट, तो कितना आ जाएगा, यानी h इंटू एफ ऑफ a, इसका कितना आ जाएगा, h इंटू एफ ऑफ a प्लस h, ध्यान रहेगा ना, क्योंकि अब यहाँ से a प्लस h हाइट है, ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2h हाइट हो जाएगा, तो h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h हाइट। ऐसे हम बहुत सारे रेक्टेंगल को जोड़ देंगे, ठीक है। अब जोड़ने से पहले हमको पता है कि यहाँ पे एक बात ये है कि लिमिट जो है वो h कहाँ जा रहा, 0, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, इनफाइनाइट, यानी ये कहाँ तक चलेगा, ऐसे इनफाइनाइट। तो इसको हम लास्ट में लिख देंगे f ऑफ a n h, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी का जो आंसर है वो क्या आएगा, एरिया आएगा। ये सारे रेक्टेंगल का एरिया जब तुम जोड़ दोगे ना, तो उसको तुमने ऐसा रूप दे दिया है, ठीक है। लेकिन इस रूप में और इन दोनों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है, यहाँ पे जो तुम एरिया निकाल रहे हो ना बेटा, उससे तुम्हें ये दिक्कत हो गया है कि ये देखो छोटे छोटे छूट गए हैं, ये देखो छोटे छोटे छूट गए हैं, है ना। देखो अगर हम इसमें मार्क कर दें, तो ये वाला इतना पार्ट छूट गया, इधर ये वाला पोर्शन इतना छूट गया, इधर ये वाला इतना पोर्शन छूट गया है। तो इसका मतलब ये जो आंसर आ रहा है, ये रियल आंसर से तो कम आएगा, क्योंकि मेन एरिया तो तुम्हारा ये पूरा था ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया था, ये भी तो कवर कर रहा था, तो इससे तो आंसर क्या आएगा, कम आ जाएगा। अब तुम बोले नहीं सर एक काम करो ना, तो फिर ये वाला हाइट ले लो, इसका हाइट ना लो तुम, इसका हाइट ले लो, तो ये रेक्टेंगल्स बनने लगेंगे, ऐसे रेक्टेंगल्स बनने लगेंगे, ऐसे बनने लगेंगे। तो अब ये देखो बड़े बड़े रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। अब जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा एरिया आएगा, क्योंकि इस कर्व ने ये वाले तो कवर किए ही नहीं, ये वाले, और तुमने जो रेक्टेंगल में कैलकुलेट किया तो उसको भी कवर कर लिया है। इसका मतलब जब तुम पूरा हाइट ले रहे हो तो क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, और ये वाला हाइट ले रहे हो तो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। यानी ये जो आंसर आ रहा है ना, एक्चुअली एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, ये लगभग आंसर आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब होता है लगभग इतना एरिया होगा, ठीक है। और अगर तुम ये वाला एरिया की बात करो, तो ये जो एरिया है ना, इसको हम बोल दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, जो तुमने कैलकुलेट किया है ये तो यही चीज है, यानी इसको हमने बोल दिया है a से b fx dx, ऐसे बोल दो। तो ये छोटा होगा कैपिटल एस एन से, और बड़ा होगा स्मॉल एस एन। अब स्मॉल एस एन क्या है, जब हमने हाइट ये वाला यूज किया, यानी ये रेक्टेंगल यूज किए, ये वाले, और कैपिटल एस एन क्या है, जो हमने बड़े वाले रेक्टेंगल यूज किए हैं, यानी हाइट हमने कहाँ से यूज किया है, a प्लस एच वाली यूज किया, यानी ये से a प्लस एच इंटू एच, देखो हाइट ये आएगा a प्लस एच। अभी तक हमने ये वाली हाइट यूज किया था, तभी हम आंसर में क्या लिखे थे, f ऑफ a। अब अभी इसी रेक्टेंगल का एरिया अगर हमें निकालना है तो f ऑफ a प्लस एच, ठीक है। तो अब ये जो f ऑफ a प्लस एच एरिया आएगा ना, तो वैसे इसको हमने बोल दिया है स्मॉल एस एन। अब जब दूसरा वाला लिखोगे तो उसको हमने बोल दिया है कैपिटल एस एन। तो हमको ये पता चल गया कि भैया जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर है ना, वो इस एरिया के बीच में ही रहेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम पढ़ेंगे एडवांस के लिए, केवल एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए, ज्यादा बोर्ड के लिए नहीं, एडवांस और जेई मेंस के लिए, ठीक है। उसमें तुम्हें क्या होगा, एक इंटरवल में बोला है इनइक्वालिटी मिलेगी, ऑप्शन में भी इनइक्वालिटी रहेगी कि भैया एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसको उन्होंने बोल दिया, मान लो तुमसे ऐसे पूछ ले fx dx, ठीक है, a से b fx dx, और तुमसे बोल देंगे कि इसका जो आंसर है उसको उन्होंने बोल दिया है Sn।
तो बताओ जो एस एन होगा वो 1/2 से छोटा होगा कि एस एन 1/4 से बड़ा होगा कि एस एन 1 बराबर और बड़ा होगा, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। तो वहां पे तुम्हें यही चेक करना पड़ेगा कि जो तुमने रेक्टेंगल उठाया है वो बड़े वाले रेक्टेंगल है या छोटे वाले रेक्टेंगल है। ठीक है, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। ये मैं जब लेक्चर लूंगा ना इनइक्वालिटी वाला, उसमें कम से कम हमको 2 लेक्चर लगेगा पूरा समझाने में। और इसके क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं और अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, जिसे देख के तुम्हें सॉल्व हो जाएगा बट आंसर गलत हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा माइक्रो, मतलब एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट उसमें यूज कराते हो जिससे ऑप्शन तुम लोग सही कर पाओ। ठीक है बच्चा, तो ये आज वाला जो हमारा लेक्चर था एकदम बेसिक था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हमको क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या जरूरत पड़ेगी, अब ये जो आंसर है एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है ना, कि हम अप्रॉक्स मान लेते हैं कि भैया इससे ज़्यादा आ रहा है, इससे कम आ रहा है, तो इसको हम इतना मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है एस एन से कम आता है और इससे ज़्यादा आता है। ठीक है, बाकी कल दूसरा लेक्चर होगा तो प्रॉपर हम स्टार्ट करेंगे। आज ये सिर्फ इंट्रो लेक्चर है। ठीक है, इसको ध्यान से नोट्स बना ले, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर। चलो बाय बाय, शेयर कर दो यार सबको, अपने दोस्त लोगों को जो भी तैयारी कर रहा हो जेईई मेंस एडवांस की, उसको अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये हमारा वादा है तुमसे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करोगे, सिलेक्शन की गारंटी हम खुद ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना हमने तुमको पढ़ाया अच्छे से, जितना पढ़ा रहे हैं उतना अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ। डीपीपी अगर तुम्हें चाहिए, तुम्हें प्रैक्टिस करना है, तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की डीपीपी पोस्ट कर सकते हैं। वो तुम लोग बोलोगे तो हम कर देंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो, अच्छे से मेहनत करो, बस 6-7 महीने मेहनत करना, अच्छे से कॉलेज ले लो, लाइफ एंजॉय करो। बाय बाय, गुड नाइट।